हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग F = ma जो इक्वेशन था उसका रोटेशनल मोशन के लिए एनालॉगस जो इक्वेशन है वो निकालेंगे। उसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और फाइनली हम लोग P = mb जो लीनियर मोशन में इक्वेशन है उसका इक्विवेलेंट या फिर एनालॉगस इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये चार चीज़ हम लोग आज देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या था वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा बॉडी है, ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पार्टिकल नहीं है, इसका बॉडी का डायमेंशन बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ पे कई सारा पार्टिकल है, कई सारा पार्टिकल मिला के बॉडी बना है। तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे है, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे है, कुछ मास यहाँ पे है। तो जो मास है डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग पार्टिकल्स में। तो हम लोग निकाले थे कि एवरेजली उसका मास कहाँ पे है, वो था सेंटर ऑफ मास। कि कुछ मास यहाँ पे है, कुछ मास यहाँ पे है, उसका जो मास है अलग अलग जगह पे है। तो एवरेजली उसका मास कहाँ पे है उसको फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वो उसका कई सारा इंपॉर्टेंस भी है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ वेट। ओके, कुछ पार्टिकल्स का यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, कई सारा पार्टिकल्स है, तो ए पार्टिकल का जो वेट है m × एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m × g। ये m1g यहाँ पे काम करेगा, इसका पार्टिकल्स m2g। तो हर एक पार्टिकल के अलग अलग वेट काम करेगा। यहाँ का पार्टिकल का वेट यहाँ से काम करेगा नीचे की ओर m4g। ऐसे हर एक पार्टिकल्स के लिए अलग अलग वेट काम करेगा डाउनवर्ड। तो कुछ पार्टिकल्स का वेट यहाँ इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स का वेट इधर काम कर रहे हैं। तो एवरेजली उसका वेट कहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक सिंगल छोटा बॉडी है तो हम लोग बोलेंगे कि m × g डाउनवर्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज एक एक्सटेंडेड बॉडी है तो इसका m × g, इसका मास अगर कैपिटल M होगा तो कैपिटल M × g इसका वेट, वो कौन सा पॉइंट पे एक्ट होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, इस पॉइंट में या फिर इस पॉइंट में। तो उसके लिए क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब उसका वेट जिस पॉइंट से एक्ट करता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास के केस में निकाल लेते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी C.G हम लोग लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या होगा, सम ओवर mi इंटू, वहाँ पे क्या था, mi इंटू ri था, तो यहाँ पे mi नहीं होगा, यहाँ पे होगा mi g इंटू ri, उसका सम डिवाइडेड बाई सम ऑफ mi इंटू g, i का ऊपर सम। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट ले रहे हैं। यहाँ पे gi भी लिख सकते हैं, gi मतलब ये क्या है, वेट है। मतलब इसको हम लोग सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं कि wi डिवाइडेड बाई wi। ठीक है, मतलब जहाँ पे मास था वहाँ पे वेट आ जाएगा। वेट की जगह हम लोग m × g लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो उसका सम करना पड़ेगा। ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ग्रेविटी का वैल्यू है I क्यों लिखा है। ग्रेविटी का वैल्यू जनरली क्या होता है, सेम होता है हर एक जगह पे। मतलब हम लोग जो रियल लाइफ में काम करते हैं वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी का वैल्यू सेम है तो wi की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, mi × gi नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ g लिखेंगे। क्योंकि उसको gi देने से कोई मालूम, मतलब कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। i देने का मतलब क्या होता है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग है। फर्स्ट पार्टिकल के पोजीशन में ग्रेविटी g1, सेकेंड ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी तो हर एक जगह सेम होता है ऑलमोस्ट रियल लाइफ में। तो नॉर्मली क्या होता है, इसको हम लोग mi कर सकते हैं i। तो g जो है वो तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या निकलेगा, mi ri डिवाइडेड बाई सम ओवर mi। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया कि नहीं होगा, पोजीशन हो गया, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो गया। यहाँ पे ri वेक्टर दे सकते हैं हम लोग, इसको वेक्टर वे में दे सकते हैं। नहीं ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है कोई बात नहीं, वो हम लोग मालूम चलता है। अच्छा, तो mi ri बाई mi, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में कोई अंदर नहीं है,
लेकिन हर वक्त होता है क्या? नहीं, रियल लाइफ में छोटा बॉडी, कुछ अप्रोक्सीमेटली बॉडी जो हम लोग डील करते हैं रियल लाइफ में, उसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, क्योंकि जी का वैल्यू हर जगह पे सेम है। लेकिन मान लेते हैं कि एक पहाड़ है, ऐसा एक पहाड़ है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है, मान लेते हैं उसका हाइट है 5 किलोमीटर्स। तो इतना बड़ा जो पहाड़ है, तो हम लोग को पता है कि ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो हाइट से चेंज हो जाता है। नॉर्मली कुछ हाइट जाने से ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा हाइट जाने से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे ग्रेविटी का जो वैल्यू है अलग अलग होगा। तो उसके लिए क्या होगा, इस जगह पे हम लोग जी नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखना पड़ेगा, तब उस जगह पे हम लोग लिखना पड़ेगा कि MI/GI RI उसका सम डिवाइडेड बाई MI/GI का सम। मतलब यहाँ पे जी को हम लोग काट नहीं सकते, जी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसके लिए जी अलग है, यहाँ पे पार्टिकल के लिए जी अलग है, मतलब यहाँ पे हम लोग उसको जी को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का है कौन सा चीज़ है, सेंटर ऑफ मास इज ए स्पेशल पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ये है सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशंस, मतलब जहाँ पे फोर्स लगाने से ट्रांसलेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन नहीं होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या है, मतलब कौन सा पॉइंट से ग्रेविटी काम कर रहा है, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन नॉर्मल रियल लाइफ में हम लोग देख चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, लगभग सेम होता है। उसमें कोई, हम लोग अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के बोला है, हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत ही बड़ा बॉडी के लिए, जो कि बहुत ही फैला हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, जी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो अगर जी कांस्टेंट है हर जगह पे, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, इन विच केस सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम। सो लिखना होगा, इन वन पर्टिकुलर केस इट बिकम सेम, विच केस, वेयर द ग्रेविटी वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी इज सेम, इन दैट केस सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर द आइडेंटिकल पॉइंट। But where the center gravity value of the gravity is not constant, in that point center of mass and center of gravity are not identical, they are different point। समझ में आ गया? तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, F इक्वल्स टू ए में जो इक्वेशन था उससे इक्विवेलेंट इक्वेशन देख लेते हैं कि कैसे निकलते हैं। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लीनियर मोशन में हर एक क्वांटिटी का एक इक्विवेलेंट क्वांटिटी एंगुलर मोशन में मिल जाता है, हर एक इक्वेशन के इक्विवेलेंट इक्वेशन एंगुलर मोशन में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि F इक्वल्स टू एम ए का कुछ इक्विवेलेंट रिलेशन ऐसा आ सकता है। और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होता है। लेकिन यहाँ पे F इक्वल्स टू एम इंटू ए है, तो यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू समथिंग इंटू अल्फा। ये समथिंग क्या है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा रिलेशन आ सकता है, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है। So let us derive that equation. Let us try to derive. So मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी, इरेगुलर शेप, ऑब्वियसली इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। वो एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज माना है, ओमेगा वेलोसिटी से, सॉरी एक्सेलरेशन से घूम रहा है, अल्फा एक्सेलरेशन से घूम रहा है। तो यहाँ पे एंगुलर मोशन में एक स्पेशलिटी है कि उसका हर एक पार्टिकल्स का वेलोसिटी अलग हो सकता है, लेकिन सब का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल अलग अलग जगह पे है, वो अलग अलग वेलोसिटी में जा रहा है, हो सकता है, लेकिन उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि उसका शेप कोई भी होगा। एक पार्टिकल अगर एक सेकेंड में इतना एंगल जाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट पार्टिकल है वो भी उतना एंगल जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होता है, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, वो रिजिड होता है, उसका शेप तो चेंज नहीं होता। जो घूमता है, तो एक पार्टिकल्स, इसका ए पार्टिकल जितना घूमेगा एक सेकंड में, दूसरा जगह पे पार्टिकल उतना ही घूमेगा, मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल के लिए सेम है, उसका एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल के लिए सेम है, एंगुलर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल के लिए सेम है। हालांकि लीनियर डिस्टेंस, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन वो सेम नहीं भी हो सकते, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एंगुलर क्वांटिटी सेम होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग देखो यहाँ पे कई सारा पार्टिकल्स है, तो हम लोग कोई भी एक पार्टिकल चूज करते हैं, आयत पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आयत जो पार्टिकल्स है, मान लेते हैं कि इसका मास कितना है, mi इज द मास ऑफ द आयत पार्टिकल्स, और इसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है ri वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये जो पार्टिकल्स है ऐसा घूम रहा है, समझ में आ रहा है,
ये जो पार्टिकल है ऐसा पाथ में घूम रहा है, ऐसा सर्कुलर पाथ में। हर एक पार्टिकल अलग अलग सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये पार्टिकल इतना रेडियस में घूम रहा है, यहाँ पे रहने वाला पार्टिकल इतना रेडियस में घूम रहा है। हर एक पार्टिकल्स अलग अलग जगह पर जो है वो अलग अलग रेडियस से घूम रहा है। तो ये भी पार्टिकल्स एक ही एक्सेलरेशन से घूम रहा है, एक्सेलरेशन है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग अगर ड्रॉ बनाए, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करेंगे अलग से, ये जो पार्टिकल घूम रहा है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। देखो एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसका कितना एक्सेलरेशन रहता है, 2 एक्सेलरेशन रहता है। एक तो कन्फर्म है, वो है क्या, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन तो बदलना ही है। डायरेक्शन बदलने के लिए उसमें एक एक्सेलरेशन आता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द सेंटर, और एक होता है वैल्यू, उसका जो स्पीड है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ऐसा करके बढ़ रहा है, तो उसके लिए एक टेंजेंट होता है, टेंजेंट। ये कहाँ पे, अंदर की ओर है, इसको दिखा नहीं सकते, मतलब ये होगा, ये अगर हम लोग ऐसे दिख रहे हैं लेकिन ये ऐसे नहीं है, ऐसा है, ऐसा घूम रहा है, तो एक तो सेंटर की ओर होगा, एक टेंजेंशियल टू द सरफेस होगा। मतलब इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, एक सेंटर की ओर, एक टेंजेंशियल। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो अंदर की ओर होगा। समझ में आ रहा है ना, 3 डायमेंशन पिक्चर है। तो 2 एक्सेलरेशन है, एक तो है टेंजेंट की ओर, इस पिक्चर में अंदर की ओर होगा, इस पिक्चर में ऊपर है, और एक है सेंटर की ओर। तो एक्सेलरेशन कौन क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। मतलब इसका मतलब इसमें 2 फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स लग रहा है इधर सेंटर की ओर, और एक फोर्स लग रहा है टेंजेंट की ओर। जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे तो फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि दोनों फोर्स में दोनों ही क्या टॉर्क क्रिएट करेगा। फोर्स क्या करता है, टॉर्क क्रिएट कर सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अब देखो ये जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल फोर्स है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है। तो ये जो सेंटीपिटल फोर्स है Fc, वो क्या एक्सेलरेशन क्रिएट कर पाएगा, सॉरी टॉर्क क्रिएट कर पाएगा, नहीं पाएगा, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लोग एक्सिस फिक्स्ड है, एक्सिस में ही फोर्स लगाएंगे, एक्सिस की ओर फोर्स लगाएंगे, जो कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग एक्सिस के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कोई टॉर्क नहीं होगा। एक्सिस से थोड़ा सा दूर लगाना पड़ेगा, तभी तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा। अगर ये एक्सिस है तो फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ही लगाएंगे तो वहाँ पे कोई नहीं होगा। तो ये जो फोर्स है Fc, वो सेंटर में ही, सेंटर के जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर जा रहा है, मतलब उसमें कोई टॉर्क नहीं होगा। लेकिन इसमें टॉर्क हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पे क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सब लिखो, एस देयर आर 2 एक्सेलरेशन, one is centripetal acceleration along the center and one is tangential accelerations. So consequently there are 2 forces, one is along the center and one is along the tangent. Out of these forces, 2 forces, यहाँ पे हम लोग अलग सा डायग्राम अगर बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे 2 फोर्स लगेगा, ये वाला डायग्राम से सुइटेबल है वो वाला डायग्राम, 2 फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली देयर आर 2 फोर्सेस, वन इज अलोंग द सेंटर सेंटीपिटल फोर्सेस, वन इज अलोंग द टेंजेंट टेंजेंट फोर्सेस। एंड आउट ऑफ दिस 2 फोर्सेस Fc does not create any torque as it is passing through the axis, but Ft creates torque. So torque on the system is, टॉर्क क्या होगा, जितना भी टॉर्क होगा सबको सम करना पड़ेगा। आयत पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टॉर्क जो है उसको अगर सम कर देंगे, इसका मतलब क्या है, τ1 τ2 τ2 τ3, मतलब यहाँ पे हर एक पार्टिकल्स है, तो सब पार्टिकल से ऊपर अलग अलग टॉर्क लग रहा है, τ1 τ2 τ3 सबको सम कर देंगे तो नेट टॉर्क मिल जाएगा। अब देखो आयत पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना है, उसका पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑन द आयत पार्टिकल, उसका सम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे R क्रॉस Fi जो है, तो यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क दोनों 2 फोर्स लग रहा है यहाँ पे, Ri क्रॉस Fi का मतलब क्या है, एक तो सेंटीपिटल और एक है टेंजेंट, तो दोनों में से देखो ये फोर्स तो 0 हो जाएगा। Ri क्रॉस सेंटीपिटल जो है Fc, इसको करके देखो तो 0 हो जाएगा ना। Ri वेक्टर के साथ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का कितना, सेंटीपिटल फोर्स का कितना एंगल है, 180, तो साइन 180 क्या होता है, 0, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो बाकी रहेगा ये चीज़ टेंजेंशियल, उसका सम, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये Ri
क्रॉस एफ टी जो है वो टेंजेंट है, तो इसको ए क्रॉस बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, आर आई का भी, आर आई वेक्टर इधर है, आर आई वेक्टर, तो आर आई क्रॉस एफ टी, यहाँ पे इस पिक्चर में क्या होगा, आर आई और एफ टी अंदर, सो परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये तो टॉर्क वेक्टर है ना, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सम ओवर ए क्रॉस बी, मतलब ए बी साइन 90, दोनों का बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो आर आई हो गया, एफ आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आयत पार्ट, सॉरी एफ टेंजेंशियल, ठीक है, एफ टेंजेंशियल, तो एफ टेंजेंशियल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आई मल्टीप्लाइड बाई ए आई, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशंस, लिख सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स के लिए, साइन 91 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आई आर आई, ए कुछ टू क्या लिख सकते हैं, ए कुछ टू आर अल्फा लिख सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंगुलर मोशन में कि ए कुछ टू आर अल्फा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, देखो यहाँ पे अल्फा ही नहीं दिया क्योंकि अल्फा सबके लिए सेम है, यहाँ पे सम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अल्फा तो बाहर निकल जाएगा, एम आई आर आई उसका स्क्वायर हो जाएगा और उसके ऊपर सम लगेगा, ठीक है, अल्फा के ऊपर सम नहीं लगेगा, उसमें कोई आई सफिक्स नहीं है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो टाउ है इज इक्वल टू दिस, ऐसा आया, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग का वैल्यू निकल गया, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, तो ये जो समथिंग है एम आई आर आई स्क्वायर, वो वाला टर्म का सम, वो क्या है, उसका एक नया नेम है, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन आ गया इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई अल्फा, ये जो समथिंग था वो निकल गया, क्या निकल गया, आई, मतलब लीनियर मोशन में मास का जो काम करता है, मास का इक्विवेलेंट क्या है एंगुलर मोशन में, आई है, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या निकला, एम आई आर आई स्क्वायर, उसका सम, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। सो मास का एनालॉगस थिंग एंगुलर मोशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत सारे अंतर है, मास तो कांस्टेंट है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है क्या, नहीं है, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर मास भी है और उसका पोजीशन का स्क्वायर भी है, मतलब मास कहाँ पे है, कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस, अगर हम लोग एक्सिस अलग कर देंगे, एक ही बॉडी का डिफरेंट एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कैसे, यहाँ पे एक एक्सिस है, ए बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका मास है एम आई और उसका डिस्टेंस इतना है, अगर हम लोग बोलेंगे कि छोड़ दो इसको इस रेस्ट्रिक्ट एक्सिस के रेस्पेक्ट में घुमाऊँ, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास तो सेम है लेकिन उसका डिस्टेंस बदल जाएगा, तो अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक ही बॉडी का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बात हम लोग हालांकि पहले ही कर चुके हैं कि एंगुलर मोशन में हर एक चीज़ का कैलकुलेशन करते वक्त हम लोगों को एक्सिस के बारे में बात करना है, मतलब एक्सिस को स्पेसिफाई करना है, क्योंकि डिफरेंट एक्सिस के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाता है सब कुछ चीज़ का, तो एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोशन में। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दैट डिफर्स इट फ्रॉम द मास। लीनियर मोशन में मास जो काम कर रहा है, एंगुलर मोशन में मास की जगह आई आ जाएगा, लेकिन इसमें कई सारा प्रॉपर्टी अलग सा है, ठीक है, और वो एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो F इक्वल्स टू ए में एंगुलर मोशन में क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, हर एक चीज़ का एक इक्विवेलेंट इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू एम ए का भी एक इक्वेशन मिल गया, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकली फॉर्म है एंगुलर मोशन में वो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ये डेरिवेशन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी सिंपल है, सिर्फ देखना है कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है और क्या क्या टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है, तो हम लोग वही लगा रहे हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सम ओवर एम आई, क्या होता है, सम ओवर एम आई आर आई उसका स्क्वायर सम किया जाता है, मतलब पार्टिकल्स और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल उसका मास उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको सम करना पड़ेगा। तो अलग अलग बॉडी का अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग अलग आई मिलता है, सेम बॉडी का अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेंगे तो अलग अलग आई मिलेगा।
तो यहाँ पे कुछ स्पेशल बॉडी जो है जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक थिन सर्कुलर रिंग है, एक रिंग है, रिंग मतलब क्या होता है, ऐसे रिंग। तो रिंग अगर घूमेगा ऐसे, उसका एक्सिस कहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट द सेंटर, सेंटर के थ्रू ये जो एक्सिस है ऐसा रिंग घूम रहा है, तो उसके लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m r²। आर मतलब रेडियस, m मतलब मास। अगर रिंग डायमीटर के अक्रॉस घूमेगा, ये रिंग है और ऐसे घूमेगा ऐसे, इसका एक्सिस a है, इसका एक्सिस a है, अगर एक्सिस चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m r²/2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, थिन रॉड का क्या होगा, रॉड का होता है ml²/12 का, किसका रेस्पेक्ट में, मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ऐसे अगर घूमेगा, मान लेते हैं कि ए अगर रॉड है तो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे अगर घूमेगा, मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमेगा तो उसका ml²/12 है। अलग एक्सिस के रेस्पेक्टिव उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, लेकिन जो मिड पॉइंट है वही हम लोग याद रखना है, ये याद रखना है, याद रखना है। एल मतलब लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है। सर्कुलर डिस्क अगर रहेगा, डिस्क एक डिस्क रहेगा, वो ऐसे घूमेगा तो उसका होगा ½ m r²। अगर वो डायमीटर के रेस्पेक्ट में घूमेगा, एक्सिस बदल देंगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन हम लोग को मेमोराइज करना है सिर्फ ए। तो कितना मेमोराइज करना है, 1, 2 और 3। जो सेंटर के ओर सिंपल है उसी को मेमोराइज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सब थियोरम से आ जाएगा। हॉलो सिलेंडर के लिए क्या होता है, m r² होता है, और सॉलिड सिलेंडर के लिए m r²/2 होता है। किसके रेस्पेक्ट में, अबाउट द एक्सिस। और हॉलो स्फीयर का अबाउट द डायमीटर, अबाउट द एक्सिस क्या होता है, 2/3 होता है, और सॉलिड का 2/5 m r² होता है। इस कुछ चीज़ को हम लोग याद रखना है। बाकी उसका एक्सिस चेंज करने से क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज होगा, वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। 2 थ्योरम है उसके, हालांकि वो थ्योरम सिलेबस से अभी नहीं है, वो उसको डिक्रीज़ कर दिया था सिलेबस थोड़ा सा, लेकिन वो हम लोग को जानना चाहिए, तभी जाके हम लोग किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो एक कुछ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो न्यूमेरिकल में काम में आने वाला है, तो इसको नोट करना चाहिए, और ये एनसीईआरटी में भी दिया है, कुछ चीज़ को याद रखना चाहिए। ठीक है। सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, रिंग के लिए क्या होता है, फिर सिलेंडर के लिए क्या होता है, रिंग के लिए क्या होता है, ठीक है, डिस्क के लिए क्या होता है, वो कुछ मेन जो चीज़ है, मेन जो शेप है, फिगर्स है, उसका कुछ याद रखना जरूरी है। जैसे कि हर एक इक्वेशन का इक्विवेलेंट इक्वेशंस एंगुलर मोशन में मिलता है, तो हम लोग को और एक्सपेक्टेशन है कि जो P = mv है उसका भी कुछ इक्वेशंस, एनालॉगस इक्वेशन एंगुलर मोशन में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं कि यहाँ पे L है, L मतलब एंगुलर मोमेंटम। L मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सम ओवर Li। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कई सारा पार्टिकल्स है, और वो ऐसा घूम रहा है। ठीक है, हर एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे मान लेते कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो ऐसे घूम रहा है। तो ये जो बॉडी है, हर एक पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेकिन अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी अलग है, लेकिन उसका ओमेगा सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ईच एंड एवरी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम को सम कर देंगे। तो हम लोग मान लेते कि कोई आयत पार्टिकल्स है, आयत पार्टिकल्स जो कि ri वेक्टर डिस्टेंस दूर पे है, और इसका मास कितना है, mi। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले हम लोग केस में देख चुके हैं, r क्रॉस p होता है। p मतलब लीनियर मोमेंटम, ऐसा होता है। अब जो pi है उस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, pi मतलब जो मोमेंटम होता है, ये घूम रहा है कैसे, ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर नीचे से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि ये है, इसका वेलोसिटी कहाँ पे है, इधर होगा, इसका अंदर की ओर होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका ri वेक्टर किधर होगा, ये है ri वेक्टर, और इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कि mi मल्टीप्लाइड बाई vi, क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई v होता है। तो mi तो इधर रखते हैं और वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, लेकिन सम के बाहर में कोई नहीं जाएगा क्योंकि सभी i सफिक्स में है। अब देखो ri क्रॉस vi करने से क्या होगा, ri मतलब इधर और vi इधर, ri मतलब इधर और vi मतलब, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो L है, ये तो हालांकि वेक्टर है,
लेकिन अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आई आर आई वी आई साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आई आर आई वी आई, वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर। सो ओमेगा आर आई लिख सकते हैं और उसके ऊपर सम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एम आई आर आई उसका स्क्वायर, और जो ओमेगा है वो तो कांस्टेंट है, उसको हम लोग सम के बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। अब देखिए ये चीज़ क्या है, अभी तो निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। तो जो एक्सपेक्टेशन था वही निकला। P इक्वल्स टू एम भी था, तो एंगुलर मोशन में क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि m का इक्विवेलेंट I है और v का इक्विवेलेंट ओमेगा है और p का इक्विवेलेंट l है। सो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास टाइम वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर वेलोसिटी। तो हर एक चीज़ का एक इक्विवेलेंट्स निकल जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बाद में ये भी देखेंगे कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। होगा कि नहीं वो बाद में हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन ऐसे हम लोग हर एक इक्वेशन के इक्विवेलेंट इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं।